सालों से जिस पाकिस्तानी सियासत ने अपनी जमीन पर आतंकवाद को सपोर्ट किया है, स्पॉन्सर किया है, उसकी हरकतें अचानक से बंद हो जाएं, क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है? इंडिया के बड़े बड़े यूट्यूबर्स, उनके पास 26-27 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो अगर ये कह रहे होते हैं पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म, भाई क्या बात कर रहे हैं आप? आपको ये बात करना जेब नहीं देती, आपको कोई इंटेलेक्चुअल बात करनी चाहिए। और ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, पेंटागन, एफएटीएफ की कितनी सारी रिपोर्ट है, पूरी रात निकल जाएगी और सिर्फ उन रिपोर्ट्स में पाकिस्तान और उनके आतंकवादियों से क्या कनेक्शन रहे हैं, सिर्फ उसके बारे में पता गया। और ये सब इंडिया के बाहर की रिपोर्ट है। तो आगे मैं जो भी स्टोरी बता रहा हूँ आपको, उसको सिर्फ आप ये कह के नहीं रिजेक्ट कर सकते कि अरे ये तो इंडिया का यूट्यूबर है, इंडिया की रिपोर्ट्स है, इंडिया की एनआईए है, ये सारी चीजें कह के आप पाकिस्तान का जो लिंक है आतंकवाद से वो हटा नहीं सकते। अगर कोई एक दहशतगर्द है पाकिस्तान के अंदर, तो उसका मतलब ये नहीं है भाई कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है या पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। इसका मतलब ये आप कहां से निकाल सकते हैं भाई? कौन सी डिक्शनरी है आपके पास? इंडिया और पाकिस्तान दो एटॉमिक पावर्स जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। 1947 के बाद से ही इनका कॉन्फ्लिक्ट अभी तक चला आ रहा है, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। यही वो लोग, मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान की आवाम की मैं बात कर रहा हूँ, यही लोग इसी सब कॉन्टिनेंट के रीजन में कई सदियों तक इकट्ठे रहे, मगर आज एक दूसरे को नीस्तो नाबूद करना चाहते हैं। आखिर क्या वजह है दोस्तों इसके पीछे? अब समय आ गया है कि पूरे पाकिस्तान को पूरे नक्शे से ही मिटा दे। रोज का छुट का वो मारना, छुप के मारना, सब वो खत्म हो जाएगा। एक बार ही स्ट्राइक करे और नीस्तो नाबूद कर दे, बिल्कुल खत्म कर दे, जड़ से मिटा दे पाकिस्तान को। नरेंद्र मोदी साहब, ये गलती जिस दिन आपने की है, ये याद रखना कि यहाँ 20 करोड़ पाकिस्तानी जो रहते हैं, ये बच्चा आखिरी सांस तक लड़ने वाला है। हमें दोस्तों इस वीडियो के अंदर सच्चाई का सामना करना है, हमें आपको हकीकत बतानी है और आपने उसको हजम करना है। आखिर क्या वजह है कि कोई भी इंसिडेंट होने के बाद दोनों कंट्रीज आपस में जंग में उतर आते हैं? अभी रिसेंटली 22 अप्रैल 2025 को जो इंसिडेंट हुआ पहलगाम के इलाके में, उसके बाद दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के खिलाफ ऑपरेशंस लॉन्च किए। इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया और पाकिस्तान ने फिर इंडिया के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइल स्ट्राइक्स की। और मिसाइल स्ट्राइक्स करके हमें क्या मिला? बस एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया है और हमें कुछ नहीं मिला। यहाँ पर दोस्तों जो असल बात करने वाली है ना, वो ये है कि दहशतगर्दों का किसी मज़हब से, किसी दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अब अगर पाकिस्तान में या इंडिया में कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या हो, कोई भी इंसिडेंट हो, तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय उसको सॉल्व करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो तो हमें इंडिया पर इल्ज़ाम लगा देना चाहिए, या इंडिया में दहशतगर्दी का वाक़या हो तो वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दे और फिर मिसाइल स्ट्राइक्स कर दे। ऐसा नहीं करना चाहिए। दहशतगर्द क्रिमिनल होता है, अगर उनका ठिकाना पाकिस्तान में है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पाकिस्तान ने करवाया है तो आप पाकिस्तान पर अटैक करना शुरू कर दें। अरे भाई ये तो बेवकूफ़ी है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि दहशतगर्द क्रिमिनल्स होते हैं, तो दहशतगर्दों को एज अ क्रिमिनल्स ही ट्रीट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ कोई वाक़या होता है और आप उसका पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें। नहीं, ऐसा नहीं है। दहशतगर्द लोग कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान और इंडिया, मतलब कि इस रीजन के अंदर अमन और अमान कायम हो। आप दोस्तों पिछली इंडिया और पाकिस्तान की जंगों पर गौर कर लें, आपको उसमें एक ही चीज़ मिलेगी कि वो दहशतगर्दों की वजह से हुई। ठीक है, तो दहशतगर्द भला क्यों चाहेगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमन हो? उनको तो ग़ज़वा हिंद लड़ना है। हमारी तारीख इस बात से भरी पड़ी है कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट आपस में आमने सामने आई अमन और अमान मुज़ाकरात के लिए, तो इन लोगों ने कोई ना कोई अटैक कर दिया और जो सारा पीस प्रोसेस हो रहा होता है उसको ये लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों दोनों हुकूमतें कसूरवार हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान में अटैक्स होते रहे, हमने इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाए रखा, और इंडिया में कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या हुआ उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये पाकिस्तान ने करवाया है और फिर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। हमने मसले को, जो असल मसला था दहशतगर्दी का, हमने उसको ख़त्म नहीं किया, हमने बस एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम ही लगाया है। दोस्तों पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बहुत कम्प्लेक्स है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान किसी एक शख्स का नाम है, ऐसा नहीं है। और पाकिस्तान में मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं,
और ऐसा ही इंडिया के अंदर है। भाई पाकिस्तान एक रियासत है, एक स्टेट है, एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। अब आप ये ना कहना शुरू कर दीजिएगा कि कहाँ डेमोक्रेसी है। मैं दोस्तों जिस पर्सपेक्टिव से बात करना चाहता हूँ ना, आप उसको समझिए। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान की एक इमेज पैदा कर दी गई है, जो पाकिस्तान का एक फेस बताया गया है, वो बहुत ही गलत बताया गया है। इंडियन मीडिया की सिचुएशन तो हमारे सामने है। हमने इस जंग के दौरान उसकी सिचुएशन देख ली है, जिसने पूरे पाकिस्तान को एक ही रात में ख़त्म कर दिया था। मतलब कि एक ऐसा मीडिया जिसने पाकिस्तान का एक भी बड़ा शहर नहीं बचाया, सब शहर उसने निस्तो नाबूद कर दिए थे एक ही रात के अंदर। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि उस आवाम की मेंटेलिटी क्या होगी पाकिस्तान के बारे में। मतलब कि इंडियन मीडिया पिछले कई सालों से यही कोशिश करता आ रहा है और उसने अपनी आवाम के अंदर जिंगुइज़म ही फैलाया है और झूठी खबरें दे देकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ऐसा इमेज क्रिएट कर दिया गया है कि वो पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट स्टेट ही देखते हैं और कुछ नहीं देखते। लेकिन मैंने इस वीडियो के अंदर आपको पाकिस्तान की हकीकत बतानी है। मैंने आपको बताना है कि पाकिस्तान ने अमन मुज़ाकरात के लिए या अमन के लिए कितनी जिद्दोजहद की है इस रीजन के अंदर। अगर कोई इंडियन भाई ये वीडियो देख रहा है तो भाई आपको समझना चाहिए, आपको रियलिटी नहीं बताई जाती, आपको झूठ बताया जाता है। आपको समझना चाहिए कि हर वाक़या के पीछे पाकिस्तान नहीं होता भाई। आपकी हुकूमत की गलती भी हो सकती है, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस की गलती भी हो सकती है। इंडिया में जो वाक़या हुआ उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जाने लगा। ये कहा जाने लगा कि पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, मतलब कि स्टेट स्पॉन्सर तक कहा जाने लगा। सालों से जिस पाकिस्तानी सियासत ने अपनी जमीन पर आतंकवाद को सपोर्ट किया है, स्पॉन्सर किया है, उसकी हरकतें अचानक से बंद हो जाएं, क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है? बड़ी अजीब सी बात है वैसे कि वाक़या इंडिया में हो रहा है और उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जा रहा है। हकीकत से बिल्कुल हटकर हकीकत पता है क्या है? हकीकत ये है कि दहशतगर्द चाहे पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो, भाई वो दहशतगर्द है। आपके यहाँ इंडिया में कोई भी वाक़या हो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा देना बेवकूफ़ी है। आपको दोस्तों मैं कुछ मिसालें देकर समझाना चाहता हूँ कि असल मसला क्या है। इंडिया ने दोस्तों 1974 को अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और फिर इसी तरह पाकिस्तान ने 1998 को अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। और इस तरह दोनों कंट्रीज एक न्यूक्लियर पावर्स बन गए। अब क्या हुआ कि चूंकि इंडिया और पाकिस्तान दो बड़ी एटॉमिक पावर्स बन गई थी, अब दुनिया की नज़रें इन दो कंट्रीज़ पर आ गई और दुनिया ने इनको समझाया कि भाई हमें जंग नहीं चाहिए, हमें अमन चाहिए। और ये हुआ भी, क्योंकि नवाज़ शरीफ और वाजपेयी साहब की लाहौर में मुलाकात हुई और एक डिक्लेरेशन साइन हुआ जिसको लाहौर डिक्लेरेशन कहा जाता है। ये एक पीस एग्रीमेंट था, क्योंकि जब दो न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रीज़ आपस में जब उनके स्पेसिफिकली इख्तलाफात हों तो दुनिया चाहती है कि उनके इख्तलाफात ख़त्म हो जाए और दुनिया भी अमन चाहती है। इस डिक्लेरेशन में ये कहा गया कि पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे की लाइन ऑफ कंट्रोल की रेस्पेक्ट करेंगे और एक रेगुलरली मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ। इसके 3 माह बाद दोस्तों क्या हुआ, मुशर्रफ साहब ने कारगिल का महाज छेड़ दिया। What you heard right behind you was the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hills, the prelude to the final assault. Also going on simultaneously are multi-barrel rocket launchers also attacking the same positions on Tiger Hills. उसके बाद क्या होता है कि जो पूरा एक पीस प्रोसेस चल रहा था वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया, सारा का सारा तबाह बर्बाद हो गया। असल में मुशर्रफ साहब और नवाज शरीफ की आपस में बनती नहीं थी और मुशर्रफ साहब ने इवन नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मार्शल लॉ भी लगा दिया और उसने 9 साल तक पाकिस्तान में हुकूमत की। और नवाज शरीफ साहब का यह कहना था कि उन्होंने तो मुझे बताया ही नहीं था कारगिल की वॉर के बारे में। अब आप देख रहे हैं दोस्तों कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, उसको पता ही नहीं है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कौन सा महाज खड़ा कर दिया। अगर कोई ये इंडियन वीडियो देख रहा है तो ये बात उसके लिए है कि पाकिस्तान में असल सिस्टम क्या है, पाकिस्तान में क्या सिस्टम है। मैंने आपको बताया है कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसने कारगिल की जंग छेड़ दी है और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को उसका पता ही नहीं। अब आप देखिए कि होता क्या है। होता कुछ यूँ है कि वही मुशर्रफ साहब जो कभी लाहौर में वाजपेयी साहब का इस्तकबाल नहीं करते,
वही मुशर्रफ साहब बाद में खुद इंडिया जाते हैं और पीस प्रोसेस शुरू करते हैं। अब होता पता क्या है, आपने इस बात को समझना है, 9/11 के बाद जब अमेरिका वॉर ऑन टेरर लॉन्च करता है तो उसमें मुशर्रफ साहब को कॉल की जाती है और उनको ये कहा जाता है कि आप हमारे साथ शामिल हो अमेरिका की तरफ से। तो अब मुशर्रफ साहब अमेरिका में भी शामिल हो जाते हैं, अमेरिका के साथ भी शामिल हो जाते हैं और साथ इंडिया भी चले जाते हैं। आप दो कॉन्फ्लिक्ट्स को एक साथ अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उस वक्त की सिचुएशन ये थी। तो मुशर्रफ साहब ने इंडिया में खुद जाकर एक पीस प्रोसेस शुरू किया। दोस्तों, जो मुशर्रफ साहब ने एक पीस प्रोसेस शुरू किया था वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था, बहुत आला किस्म का था, शानदार किस्म का था, जो 2004 से 2008 के दरमियान चला। इन मुज़ाकरात को कंपोजिट डायलॉग्स प्रोसेस भी कहा जाता है। इसमें यह हुआ कि 2004 में दोनों कंट्रीज़ ने आपस में इत्तफाक किया और ये कहा कि दोनों ममालिक की टेरिटरी एक दूसरे के खिलाफ टेररिज्म में इस्तेमाल नहीं होगी। और 2005 में श्रीनगर से मुजफ्फराबाद एक बस सर्विस का आगाज़ किया गया और इस तरह ट्रेड भी शुरू की गई। अब आप दोस्तों खुद देखते जाइए कि अमन के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किस कदर अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके बाद 2005 से 2007 के दरमियान बैकडोर चैनल्स को भी ओपन कर दिया गया। इंडिया और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने टॉक्स करना शुरू कर दी और बॉर्डर्स को डीमिलिटराइज करने की बात की गई और सेल्फ गवर्नेंस की बात की गई। उसके बाद 2006 में हवाना में यानी क्यूबा के अंदर मुशर्रफ साहब और मनमोहन सिंह साहब की मुलाकात हुई। उसमें यह कहा गया कि दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए एक जॉइंट मैकेनिज़्म बनाएंगे। आगे आप दोस्तों सुनकर हैरान होंगे कि जरदारी साहब ने 2008 में यहाँ तक कह दिया कि कश्मीरीज शुड बी अलाउड टू लिव वेयरएवर इन इंडिया और पाकिस्तान और बी इंडिपेंडेंट। अब आप देखिए, जब अमन के लिए इस हद तक बात चली गई, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अमन के लिए मतलब जरदारी साहब ने कश्मीर के हवाले से इस हद तक स्टेटमेंट जारी कर दी, तो फिर क्या होना था? जाहिर सी बात है, सबको पता है, इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको ये बात बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं थी। वो अमन नहीं चाहते थे। इस अमन को तोड़ने के लिए उन्होंने मुंबई अटैक करवा दिया। उसको 26/11 भी कहा जाता है क्योंकि ये 26 नवंबर को स्टार्ट हुआ और 29 नवंबर तक जारी रहा। इसमें दहशतगर्द अरेबियन सी से स्पीड बोट्स के ज़रिए मुंबई में दाखिल हुए और हाई प्रोफाइल मल्टीपल लोकेशंस पर उन्होंने अटैक किए और 166 लोगों का सरेआम कत्ल किया। इन लोगों ने, इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा शूटिंग और बॉम्बिंग मटेरियल था। ये अटैक किसने किया? LET ने, लश्कर ताइबा ने, जो कभी भी नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमन हो। उनके ऊपर दोस्तों ग़ज़वा हिंद का भूत सवार है। वो हिंदुओं को जैसे ख़त्म करना चाहते हैं, इंसान समझते ही नहीं है। आप देख रहे हैं ना ये किस तरह से आम लोगों का सरेआम कत्ल करते हैं। और मैं ये बात कह रहा हूँ कि LET और जैश-ए-मोहम्मद जैसी तंजीमें, ये सारी दहशतगर्द तंजीमें हैं। इसी तरह इंडियंस को भी, जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं या इंडियन मीडिया के लोग हैं दोस्तों, उनको भी गवर्नमेंट से सवाल करना चाहिए। जैसे मैं ओपनली कह रहा हूँ कि ये सारी तंजीमें एक्सट्रीमिस्ट जो हैं ये सारी दहशतगर्द हैं। इन लोगों ने क्या किया? मुंबई ब्लास्ट के बाद क्या हुआ, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक डायलॉग्स का प्रोसेस चल रहा था, कंपोजिट डायलॉग्स का प्रोसेस, सारा तबाह बर्बाद हो गया। जो दहशतगर्दों ने अचीव करना था उन्होंने हासिल कर लिया, हमें कुछ नहीं मिला, ना इंडिया को कुछ मिला। उसके बाद क्या हुआ कि नवाज शरीफ और मोदी साहब एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गए। एक बार तो ये हुआ कि मोदी साहब अचानक लाहौर में आ गए और उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। मतलब एक पीस प्रोसेस दोबारा से शुरू होने लगा था। लेकिन कुछ ही दिन बाद पठानकोट में अटैक हो गया और जो एक पीस प्रोसेस शुरू होना था वो होने से पहले ही ख़त्म हो गया। आपको मैं दोस्तों असल ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स आपस में करीब आई हैं अमन के लिए, तो हमारा अमन किसने तबाह किया है? उसके बाद पाकिस्तान ने फिर से अपना हाथ बढ़ाया अमन के लिए इंडिया की जानिब, क्योंकि पाकिस्तान 19वीं सार्क समिट होस्ट करने वाला था इस्लामाबाद के अंदर। उसका उन्वान ये था कि डीपनिंग कनेक्टिविटी फॉर रीजनल प्रॉस्पेरिटी। मतलब उसका मकसद ही यही था कि इस खिते के अंदर अमन व अमान कायम किया जाए। इसमें भी पाकिस्तान ने पहले अपना हाथ बढ़ाया था, मगर हुआ क्या कि जैश-ए-मोहम्मद ने 18 सितंबर 2016 को एक और अटैक कर दिया। उसको यूरी अटैक कहा जाता है। उसमें इंडियन आर्मी के 19 सोल्जर्स को हलाक किया गया और जो सार्क समिट होने वाला था वो सारा का सारा कोलैप्स हो गया और अमन मुज़ाकरात जो होने थे
वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए। उसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक्स भी की। बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, इन सब ने सार्क समिट से विड्रॉ कर दिया। मतलब सार्क समिट सारे का सारा कोलैप्स हो चुका था। उसके बाद आते हैं इमरान खान। इमरान खान साहब ने ये कहा कि अगर आप हमारी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो हम आपकी तरफ 2 कदम बढ़ाएंगे। इमरान खान ने कहा यू टेक 1 स्टेप टुवर्ड्स पीस वी विल टेक 2। इमरान खान ने यहाँ तक किया दोस्तों कि करतारपुर को बगैर वीज़ा के ओपन कर दिया और फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लिए बैकडोर चैनल्स भी ओपन कर दिए। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की टॉक्स आपस में मतलब ओपन हो गई। उन्होंने आपस में बातचीत करना भी शुरू कर दी। इमरान खान के दौर में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से काम हुआ था अमन के रिलेटेड इंडिया की तरफ। उसका रिजल्ट क्या हुआ? पुलवामा सुसाइड अटैक। इस अटैक में जैश-ए-मोहम्मद ने 40 CRPF पर्सनल को उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की और इसका पाकिस्तान ने भी रिस्पॉन्ड किया। मतलब असल कहने का ये है कि जो एक पीस प्रोसेस दोबारा से शुरू हुआ था सारा कोलैप्स हो गया। उसके बाद आया 5 Feb 2025 कश्मीर डे। ये मतलब तकरीब हो रही थी मुजफ्फराबाद के अंदर और शहबाज शरीफ साहब ने कहा वी वांट ऑल इश्यूज इंक्लूडिंग कश्मीर टू बी रिजॉल्व्ड थ्रू टॉक्स। मतलब कि हम कश्मीर का इशू भी टॉक्स के ज़रिए हल करना चाहते हैं। उसके बाद मार्च 2025 पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने ये कहा कि हम इंडिया से ट्रेड करने लगे हैं। उसके बाद अप्रैल 2025 पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी लीडर्स की हुकूमत से मुलाकात हुई और उन्होंने हुकूमत को ये कहा कि अगर आपने पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक करनी है तो इंडिया से ट्रेड करना होगी। उसका रिज़ल्ट क्या मिला? पहलगाम अटैक। एक्चुअली 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम इंसिडेंट हुआ जिसमें 26 मासूम लोगों को वायलेंटली कत्ल कर दिया गया। मतलब कि जो डोर्स पीस प्रोसेस के लिए ओपन हुए थे वो सारे बंद हो गए और इंडिया ने फ़ौरन ही पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया और कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान पर उन्होंने अटैक भी कर दिया। पाकिस्तान पर उन्होंने मिसाइल स्ट्राइक्स की और फिर पाकिस्तान ने भी रिस्पांस में ऑपरेशन शुरू कर दिया और पाकिस्तान ने भी अटैक किया। मतलब दोनों कंट्रीज़, दोनों न्यूक्लियर पावर्स अगेन एक दूसरे के आमने सामने आ गए इन दहशत गर्दों की वजह से। इस वीडियो में दोस्तों इंडिया को स्पेसिफिकली उनके यूट्यूबर्स को और उनके मीडिया को ये पैगाम है जो आप सायरन बजा बजा कर लोगों की इमोशंस के साथ खेलते हैं, उनको झूठ दिखाते हैं। कभी आपने हकीकत बताई है? हर दहशतगर्दी के वाक़े के पीछे पाकिस्तान को कहकर बात को ख़त्म कर देते हैं और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। आप तो बेवकूफ़ी करते हैं, पागलपन करते हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो पाकिस्तान का ऐसा फेस बताते हैं। क्या आपको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग है? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इन लोगों को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बेसिक नॉलेज ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है पाकिस्तान में हो क्या रहा है। अब आपको मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान का असल फेस क्या है। पाकिस्तान ने 2007 से लेकर 2025 तक एक ऐसी जंग लड़ी है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। इतनी बड़ी जंग पाकिस्तान ने लड़ी है, हमने लड़ी है, जिसमें हमारे 23,000 सिविलियन शहीद हुए और उसमें हमारे 8,800 सोल्जर शहीद हुए। उसमें पाकिस्तान आर्मी ने 28,900 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया है। क्या आप इतनी बड़ी जंग लड़ सकते हैं? पाकिस्तान ने इतनी बड़ी जंग लड़ी है, इतनी लॉन्ग टर्म जंग लड़ी है। आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए क्या किया है, ये पाकिस्तान ने किया है। अभी जो जंग हुई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये तो कुछ भी नहीं है भाई। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हैं। अगर इंडियन कोई भाई ये वीडियो देख रहा है तो भाईजान आपको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में समझना चाहिए। पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तान आर्मी पिछले कई सालों से इन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस कर रही है। ऊपर से इंडिया ने अटैक कर दिया और दहशतगर्द और ज़्यादा मुतहर्रिक हो गए। मतलब अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या इन दहशतगर्दों को डील करे या आपको डील करे? इंडियन गवर्नमेंट मुझे ऐसे लगता है जैसे उनके पास अकल ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। एक ऐसा मुल्क जिसका एक्स प्राइम मिनिस्टर 1 साल से ज़्यादा हो गया वो जेल के अंदर है, जिसके पास पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा वोट बैंक है और उसके ऊपर 100 से ज़्यादा केसेस बन चुके हैं। और उस मुल्क में कौन पावरफुल होगा क्या आपको नहीं पता? ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट पावरफुल है। आप अभी पाकिस्तान का डेमोक्रेसी इंडेक्स चेक कर लें, पाकिस्तान या तो हाइब्रिड रिजीम में होगा या अथॉरिटेरियन रिजीम में होगा मेरे ख्याल से। तो उसके अलावा और फैक्टर्स भी हैं दोस्तों। इंडियन गवर्नमेंट को समझना चाहिए, कम से कम जो वहाँ के इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको समझना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम को आज तक क्या सिखाया गया है। पाकिस्तानी कौम को बचपन से जिंगुइज़्म ही सिखाया गया भाईजान। पाकिस्तानी कौम को
बचपन से ये बताया गया कि इंडियंस हमारे रिवायती दुश्मन हैं। यहाँ पर जैद जमान हामिद साहब जैसे मेंटेलिटी रखने वाले लोग फिरते हैं भाई, जो किताबें लिख लिख कर ये बताते हैं, ये साबित करना चाहते हैं कि भाई अगर आपने पूरी ज़िंदगी में एक हिंदू को या एक इसराइली को कत्ल नहीं ना किया तो आपकी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। ये वो कौम है भाईजान, क्या आपको पता नहीं था कि आप किस कौम के ऊपर अटैक करना चाह रहे हैं? ये तो वो कौम है भाईजान जो जंग के अंदर खुश रहती है, आपने उस कौम के ऊपर अटैक किया। जाहिर सी बात है, अब इस सिचुएशन में अगर पाकिस्तानी मिलिट्री अगर रिस्पॉन्ड करती है तो अवाम फिर उनके साथ ही हो जाएगी ना, ऑब्वियसली बात है। मतलब जो हमारे इंटेलेक्चुअल लोग बेचारे पिछले कई सालों से ये ट्राई कर रहे थे, ये कोशिश कर रहे थे, एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एक अवाम मुतहर्रिक हो गई थी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कुछ अरसे के लिए। पिछले हमने 3-4 सालों में ये तहरीक बहुत ज़्यादा देखी है। अवाम को कुछ ना कुछ अकल आ गई थी, उनको पता चल गया था कि पाकिस्तान में असल पावर क्या है, इस्टेब्लिशमेंट है। तो आपने अटैक करके उल्टा वो सारी सिचुएशन जो पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स ने एक स्ट्रक्चर बनाया था, एक अवाम की सोच को क्रिएट किया था इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, वो आपने सारे का सारा जो है वो रिवर्स कर दिया। अभी के रिसर्च स्टैट्स आप उठाकर देख लेना, अब सारा काम उलट हो गया। अब पाकिस्तानी अवाम अब मिलिट्री के साथ हो गई है, वो सारा कुछ पीछे वाला भूल चुके हैं। मैंने आपको बताया है ना कि यहाँ पर वो सिस्टम है जहाँ पर एक्स प्राइम मिनिस्टर 1 साल हो गया वो जेल के अंदर है और उसके ऊपर 100 से ज़्यादा केसेस चल रहे हैं। ये हमारा सिस्टम है। इंडियन गवर्नमेंट को कुछ अकल करना चाहिए। मुजफ्फराबाद में अगर जैश ए मोहम्मद के, अगर LET के अगर कोई कैंप्स हैं तो इस तरह से ख़त्म किए जाते हैं, और फिर मोदी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर ही हमला करना शुरू कर दिया। तो भाई क्या करे, आपका इस्तकबाल करे पाकिस्तान? आपने 100 किलोमीटर अंदर आकर मुजफ्फराबाद में अटैक कर दिया है, तो पाकिस्तान आपका इस्तकबाल करता? आपको मैंने सारी सिचुएशन बताई है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जो भी हमारे इलेक्टेड जो हैं प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, कोई भी हुकूमत आई है पिछले 15-20 सालों में, उन्होंने यही कोशिश की है कि हमारे इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस बने। मगर इंडिया को जैसे अकल ही नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में। भाई पाकिस्तान किसी एक शख्स का नाम नहीं है। अगर कोई एक दहशतगर्द है पाकिस्तान के अंदर तो उसका मतलब ये नहीं है भाई कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट करता है या पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। इसका मतलब ये आप कहाँ से निकाल सकते हैं भाई? कौन सी डिक्शनरी है आपके पास? मुझे समझ नहीं आ रही कि इंडिया के बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो अपने आप को बहुत, उनके पास 26-27 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और वो अगर ये कह रहे होते हैं पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म। भाई क्या बात कर रहे हैं आप? आपको ये बात करना जेब नहीं देती। आपको कोई इंटेलेक्चुअल बात करनी चाहिए, आपको कोई अक्लमंदी वाली बात करनी चाहिए। और आप ये कह रहे हैं कि इंडिया ने जो किया वो ठीक किया। आप अटैक करने के अमल को, मतलब इंडिया ने 100 किलोमीटर अंदर आकर इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस कर दिया, आप उसको ठीक कह रहे हैं। वाह, अजीब सी बात है। और आप ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तानी अवाम का पानी बंद कर दिया, हमने अच्छा कर दिया। यार अजीब हैं यार आप लोग। आपकी आम अवाम से कोई जंग है? कभी पाकिस्तानी मिलिट्री ने आम अवाम के ऊपर अटैक किए? अभी जो पाकिस्तानी मिलिट्री ने ऑपरेशन किया था वो भी आपके मिलिट्री कैंप्स के ऊपर या जो मिलिट्री आपके जो इंस्टॉलेशंस थी उनके ऊपर किया था। और आपने मुजफ्फराबाद जहाँ पर आम अवाम रहती है वहाँ पर आबादी है भाईजान, आपने वहाँ पर अटैक कर दिया। हमारे छोटे छोटे बच्चों को आपने शहीद कर दिया। इस तरह आप करेंगे दहशतगर्दी को ख़त्म? मैंने आपको बताया ना, इस तरह तो पाकिस्तान कभी भी जो एक ऑपरेशन कर रहा था ऑलरेडी पाकिस्तान इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, कैसे करेगा वो? स्टॉप कर देगा वो। जो पाकिस्तानी अवाम की एक जिद्दोजहद चल रही थी सिस्टम के ख़िलाफ़, इस इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, उसको आपने टारगेट किया है, वो सारी रिवर्स हो गई है। अब जो पाकिस्तान के बेचारे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे थे पाकिस्तानी अवाम की मेंटेलिटी को घोल घोल कर उनको बता रहे थे, उनको पिला रहे थे कुछ घोल घोल कर कि आपकी इंडिया से कोई दुश्मनी नहीं है रिवायती। पाकिस्तान में कई ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो बता रहे थे कि आपका इंडिया से कोई दुश्मनी नहीं है, आपको इंडिया से ट्रेड करनी चाहिए, आपको इंडिया से कोई मसला नहीं होना चाहिए।
आपने फिर अटैक करके वो सारा कुछ जो है इंटेलेक्चुअल्स ने हमारा किया हुआ था वो सारा डिस्टर्ब कर दिया। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी का वाक़या हो या इंडिया के अंदर भाई, तो उसको एज अ दहशतगर्दी ही ट्रीट करें। अभी बलूचिस्तान में जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी करती है, उसको कंडेम करता हूँ मैं उसको कहता हूँ वो दहशतगर्दी करती है। लेकिन मेरा भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से सवाल है, क्या आपने बलूचिस्तान के अंदर कोई डेवलपमेंट की है? क्या आपने कोई एजुकेशनल फैसिलिटीज़ वहाँ पर दी हैं? क्या आपने हॉस्पिटल, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर आपने बनाया है? आपने जब किया ही कुछ नहीं है तो वहाँ पर लोग अगर हथियार उठाने पर मजबूर हो जाते हैं, जब लोग बंदूक उठा लेते हैं, उस वक्त आपको ख्याल आता है कि ये तो इंडिया से स्पॉन्सर्ड है। भाई अगर पाकिस्तान में वाक़या हो रहा है तो पहले उसको ये देखें कि वो वाक़या हुआ क्यों है, वहाँ की आवाम ने हथियार उठाना क्यों शुरू कर दिए। अगर अब उनको इंडिया भी स्पॉन्सर करता है वो बात इररेलेवेंट हो जाती है। पहले उसमें हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमने क्या किया। हमने जब किया ही कुछ नहीं है तो हम इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगा सकते हैं। मैं जिस तरह से इंडिया को टारगेट कर रहा हूँ, वैसे भी मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज़ करता हूँ। ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता कि इंडिया की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करूँ और पाकिस्तान को छोड़ दूँ, नहीं। पहले मेरा अपना घर है। मैं अब भी यही कहूँगा कि बलूचिस्तान में अगर दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स होते हैं तो हम जो ये कहते हैं ना कि इंडिया ने करवा दिया, भाई ये बात इररेलेवेंट है। आप वहाँ पर कोई काम करके देखें, वो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, सारा प्रॉब्लम बलूचिस्तान का भी हल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।